हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे शेखावटी मिशन 100 का अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। इसके 2 लेक्चर हम देख लिए हैं, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देख लिए हैं। आज हम देखेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये 13 लगभग जो है काफ़ी नंबर कई अंक भार इनका होता है, करीब 20-21 के करीब। तो इनको भी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो कि है कि 2 तरंगों के आयामों का अनुपात A1 अनुपात A2 है, तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखें, जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि I जो है वो समानुपाती है किसके, आयाम के स्क्वायर के। तो अगर हम इनका अनुपात लेंगे 2 स्थितियों में, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, A1 A2 अनुपात है और इनकी तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो यही हो गया कि I1 अनुपात I2 किसके इक्वल हो गया, A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर। तो इनकी जगह अगर हमें कुछ ऐसे 3 अनुपात 2 ये भी दे देता और हमसे पूछता कि तीव्रताओं का अनुपात क्या है, तो तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाता, I1 अनुपात I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारे पास हो जाता 9 अनुपात 4। तो इस प्रकार का प्रश्न जो सिंपल, जिसमें हमें A1 A2 दिया हुआ है, तो हमारे पास A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर निकल गया तीव्रताएं। और अगर 3 अनुपात 2 दिया होता तो हमारे पास निकल जाता 9 अनुपात 4। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में कि व्यतिकरण में भाग लेने वाली 2 तरंगों की तीव्रता व आयाम समान हो। देखें, व्यतिकरण में जो तरंगें भाग ले रही है उनकी तीव्रता समान है वह आयाम समान है। तो बिल्कुल, अगर आयाम समान है तो तीव्रता भी क्या होगी, ऑब्वियसली समानुपाती होगी, क्योंकि दोनों समान होगी, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपाती का निशान यहाँ पे आता है। तो परिणामी तीव्रता का सूत्र हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये परिणामी तीव्रता का सूत्र हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू 4I0, जहाँ पे I0 क्या है, किसी एक दोनों तरंगों की क्या है, तीव्रताएं हैं, क्योंकि तीव्रता क्या है, समान है। तो एक तरंग की तीव्रता I0 है, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी 4I0 कोस स्क्वायर फाई अपॉन 2, जहाँ पे फाई क्या है, फाई है दोनों तरंगों के बीच में कलांतर। तो फाई जो है वो दोनों तरंगों के बीच में कलांतर है, तो इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आप मेलस का नियम लिखिए। तो मेलस का जो नियम है वो ध्रुवण की घटना से संबंधित है कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है अध्रुवित होने का क्या मतलब है कि अध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं। संचरण की दिशा के लंबवत जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाओं में जो है वो प्रकाश के कंपन हो सकते हैं। तो अगर इन कंपनों को हम एक ही तल में फिक्स कर दें तो उसको कहते हैं हम प्रकाश का ध्रुवण, हमने कह दिया। तो जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक से निकलेगा तो वो ध्रुवित हो जाएगा, यानी कि पहले अध्रुवित था और जैसे ही ध्रुवक से निकलेगा वो ध्रुवित हो जाएगा। फिर उसको दूसरे एक विश्लेषक से गुजारा जाए तो इनकी क्या होती है कि एक विशेष प्रकाशिक अक्ष होती है और उस अक्ष के समांतर ही जो कंपन होते हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों से पारगमित होता है। तो निर्गत प्रकाश की जो ध्रुवता है, अब यहाँ जो प्रकाश निकलेगा I, उसकी जो तीव्रता होगी I, वो इन दोनों की विश्लेषक अक्ष की, मान लीजिए इसकी विश्लेषक अक्ष x से है, इसकी विश्लेषक अक्ष ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा उस पर डिपेंड करता है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच, इनकी जो अक्ष होती है उनके बीच के कोण की कोज्या यानी कि कोस थीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि ये इनकी जो दोनों की अक्षें हैं, अगर इनके बीच थीटा कोण बन रहा है तो जो बाहर निर्गत तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी, इसकी कोज्या के समानुपाती होगी। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ I0 क्या है, ध्रुवक से निकलने के बाद जो तीव्रता है उसको हम I0 कह रहे हैं, और विश्लेषक से निकलने के बाद जो तीव्रता है उसको हम क्या कह रहे हैं, I कह रहे हैं।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा कि I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। यदि हमें ऐसा दिया हुआ कि ध्रुवक और विश्लेषक के बीच थीटा जो है वो कितना है 30 डिग्री है, तो आप निर्गत प्रकाश की तीव्रता बताइए। तो वो क्या हो जाएगी I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो I0 ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और जिसको हम लिख सकते हैं 3/4I0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ 3/4I0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ में सिंपल मेलिस का नियम लिखने को कहा था, हमने लिख लिया कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण के कुज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पोलराइड के दो उपयोग लिखिए। देखिए पोलराइड जो होता है वो क्या काम आता है, पोलराइड काम आता है कि वो अध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। अध्रुवित प्रकाश से हमें क्या मिलता है, ध्रुवित प्रकाश मिलता है। तो उससे क्या हो जाता है, तीव्रता हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर प्रारंभ में तीव्रता I0 है, तो अगर हमने पोलराइड लगा लिया तो हमारे पास तीव्रता हो जाएगी I0/2। तो क्या काम आएगा भाई, एक तो धूप के चश्मे में काम आएगा क्योंकि तीव्रता कम हो जाती है। खिड़की के शीशों में प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करने में भी काम आता है। दूसरा, फोटोग्राफी कैमरों में इसका उपयोग किया जा सकता है, और 3D चलचित्र कैमरों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये पोलराइड के कुछ उपयोग हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 5वां कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न होता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। ये पुराने जो पेपर हैं उसमें ये आया हुआ है कि आप प्रकाश को प्रकाश में मिला रहे हो तो अगर आपको अंधकार उत्पन्न हो रहा है तो क्या परिघटना है, तो वो हम जानते हैं वो क्या है, वो है व्यतिकरण। कि जब विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी कि एक ये तरंग है, इसके विपरीत कला वाले तरंग अगर इसके साथ मिले, जिसमें कलांतर समय के साथ क्या हो, निश्चित हो, बदले नहीं, तो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण में हमें क्या मिलता है, इनके आयाम एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं अगर समान आयाम हो तो यानी कि यहाँ क्या मिल रहा है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो रहा है, तो इस परिघटना का नाम क्या हो गया, व्यतिकरण हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है। देखिए प्रकाश जब, ये अभिलंब हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, इसे सघन माध्यम में गति करते हैं तो उसकी चाल में कमी आती है। क्या चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा की कमी को दिखाता है। देखिए ये क्या होती है, तरंगे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इनकी चाल में क्या आती है, कमी आती है। तो ये पूछ रहा है कि क्या चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। नहीं, ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो और ऊर्जा क्या होती है, तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर नहीं करती। तो यही हम पीछे भी हमने देखा था पीछे के क्वेश्चनों में कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, ऊर्जा नहीं बदलती है, दोनों माध्यमों में ऊर्जा क्या रहती है, सेम रहती है, अतः आवृत्ति भी सेम रहती है। चेंज क्या होता है, चेंज होता है तरंग दैर्ध्य लैम्बडा चेंज होता है इनका, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो तरंग का वेग है v बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f अपॉन में लैम्बडा, आवृत्ति बट्टे लैम्बडा। तो आवृत्ति तो चेंज नहीं होती, क्या चेंज होता है, लैम्बडा चेंज होता है। तो वेग कम होता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आवृत्ति या ऊर्जा चेंज नहीं होती है। ऊर्जा तो किस पर निर्भर कर रही है, आयाम पर निर्भर कर रही है, और ये चाल पर निर्भर नहीं करती। तो ये हमारा प्रश्न हो गया छठा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ध्रुवण तल और कंपन तल को परिभाषित कीजिए। ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों में भी देखा था कि कंपन तल क्या होता है। कंपन तल में क्या शब्द आ रहा है, कंपन यानी कि विद्युत क्षेत्र के कंपन जो है वो इसी तल में होंगे, और दूसरा क्या होगा, तरंग के चलने की दिशा। तो वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन, एक तो प्रकाश के कंपन और तरंग के चलने की दिशा दोनों स्थित हों, कंपन तल कहलाता है। ध्रुवण तल क्या होगा, इसके लंबवत तल होगा। तो कंपन तल के अभिलंबवत तल जिसमें कोई कंपन नहीं होता क्या कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन हम देखते हैं कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीछे के एग्जामों में आया हुआ है, विगत वर्षों में ये प्रश्न आया हुआ है कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। तो
वे दो स्रोत जिनसे समान आवृत्ति या समान तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित हो। तो क्या हो, समान आवृत्ति या समान तरंगदैर्ध्य। ऐसा प्रश्न हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखा था, उसमें हमने कहा था कि आवृत्ति क्यों समान होनी चाहिए। तो आवृत्ति समान हो या फिर तरंगदैर्ध्य समान हो, एक ही बात है। तो उनके बीच का कलांतर समय के साथ नियत हो, क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। अगर आप इतना सा भी लिख देते हैं कि दो जो प्रकाश स्रोत हैं उनके बीच का कलांतर यदि समय के साथ नियत हो तो क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। यानी कि उनकी कलाएं एक दूसरे से संबंधित है, उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, फिक्स है, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की कि किस प्रकार का तरंगाग्र निकलेगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर स्रोत ऐसा हो, कैसा हो कि बिंदुवत स्रोत हो तो कैसा निकलेगा। बिंदुवत से हमने पढ़ा क्या निकलेगा, गोलाकार तरंगाग्र निकलेगा। और दूरस्थ अगर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो अगर वो कैसा भी तरंगाग्र हो, चाहे वो स्रोत बिंदुवत हो चाहे बेलनाकार हो, अगर वो बहुत दूर स्थित है तो उसका तरंगाग्र कैसा दिखेगा, समतल हमें तरंगाग्र दिखेगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं कि दो तरंगों के मध्य कलांतर पाई है तो पथांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर दो तरंगे हैं, दो स्रोत हैं, उनसे दो तरंगे निकल रही है और किसी पॉइंट पे मिल रही है, तो अगर इस पॉइंट पे हम वो किस कला में है, यानी कि अगर हम उनकी कला का अंतर देखें, जैसे होता है ना, ऐसे हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी और दूसरी तरंग मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो इन दोनों, एक ये कला है एक ये कला है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। वहीं इनके द्वारा जो चली गई दूरी है, जो तय किया गया पथ है, उसका अंतर क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। अगर हमें पथांतर निकालना हो कलांतर से, तो पथांतर क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है। तो इसलिए ऊपर हम रखते हैं लेमड़ा, नीचे अब चूंकि लेमड़ा के संगत कोण कितना होता है, 2 पाई होता है। तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। वहीं अगर हमें कलांतर निकालना हो पथांतर से, तो कलांतर क्या है, कोण है एक, तो 2 पाई को हम ऊपर रखेंगे, बट्टा में लेमड़ा रखेंगे, इंटू में क्या रख देंगे, पथांतर। तो ये इन दोनों के बीच संबंध होता है। तो हमें कलांतर दे रखा है, पथांतर पूछा है, तो हम पथांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर लेमड़ा रखेंगे, नीचे 2 पाई रखेंगे, इंटू में हो जाएगा कलांतर। तो कलांतर दे रखा है पाई, तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, लेमड़ा अपॉन 2 हमारे पास पथांतर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा। तो दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, एक तो संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। तो हमें प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो हमें पूछा जा सकता है कि कलांतर क्या होगा, और दूसरा हमें पूछा जा सकता है कि पथांतर क्या होगा। तो अगर संपोषी व्यतिकरण है तो उनके लिए जो कलांतर होता है वो होता है 2n पाई, यानी कि 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ पे n क्या हो सकता है, 0 1 2 3। अगर तो यहाँ से हम लेमड़ा ज्ञात कर सकते हैं। लेमड़ा हम कैसे ज्ञात करेंगे, लेमड़ा ज्ञात करने के लिए हमें ऊपर रखना पथांतर ज्ञात कर सकते हैं x, जिसके लिए लेमड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, अपॉन में 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा n लेमड़ा। यानी कि कलांतर तो होना चाहिए 2n पाई और पथांतर होना चाहिए n लेमड़ा, किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। वहीं अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें, जिसमें तीव्रता कम हो जाती है, तो उसमें जो कलांतर होता है फाई, वो होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई। यानी कि जनरली अगर अपन इसको लिखना चाहें तो 2n प्लस 1 पाई। संपोषी में तो 2n पाई होता है, इसमें होता है 2n प्लस 1 पाई, जहाँ पे n है कितना होता है, 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम पथांतर की बात करेंगे x की, तो वो कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई ये कलांतर था, इसके साथ क्या करेंगे, x निकालना है, तो लेमड़ा ऊपर 2 पाई नीचे, तो पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन में 2 लेमड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। तो अगर पथांतर हो जाएगा, अगर आप कलांतर पूछे तो ये, पथांतर पूछे तो 2n प्लस 1 बाई 2 लेमड़ा। n बराबर 0 रखोगे तो आ जाएगा लेमड़ा बाई 2, n बराबर 1 रखोगे तो 3 बाई 2 लेमड़ा, n बराबर 2 रखोगे तो 5 बाई 2 लेमड़ा। इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई द्वारक है तो उसके सिरों से प्रकाश के मुड़ने की घटना और ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। देखिए अगर प्रकाश में व्यतिकरण की घटना नहीं होती तो ये सीधा जाता और यहाँ पे क्या रहती, छाया रहती इसकी, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, छाया के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है, तो ये विवर्तन होता है। इसकी शर्त क्या होती है कि ये जो इधर से प्रकाश आ रहा है उसकी एक तो तरंग दैर्ध्य और इस द्वारक या अवरोधक का आकार जिसको हम ए कहते हैं, तो ये दोनों लगभग क्या होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। तो यही उत्तर होगा कि अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अतिलघुत्रात्मक का 13वां प्रश्न। उन दो भौतिक घटनाओं का नाम लिखिए जिनसे प्रकाश के तरंग स्वरूप की पुष्टि होती है। तो तरंग स्वरूप की पुष्टि किससे होती है, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण से। तो आप कोई सी भी आप दो घटनाएं यहाँ पे लिख सकते हैं, तो व्यतिकरण और ध्रुवण। तो बच्चों ये हमने देख लिए हैं क्वेश्चंस, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न हमने देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 10 के लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ। थैंक यू।